हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे एसबीपीडी के पब्लिकेशन से। एसबीपीडी का जो आपका बुक है उससे हम एग्जाम्पल के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। आज हम आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे कि क्या कहता है। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7? स्टार्ट करते हैं। देखिए, give an example of each of the following transactions that will in accounting equation। मतलब आपको कुछ एग्जाम्पल देना है और यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर कहा गया है। पहला जैसे कहा है आपका डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द लायबिलिटीज़। तो कोई आपको एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताना है जिससे आपका एसेट भी डिक्रीज करे और आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज करे। देखिए, ये है आपका कहता है एसेट क्या हो, एसेट साइड एसेट डिक्रीज हो, और लायबिलिटी साइड कहता है कि लायबिलिटीज भी क्या हो, डिक्रीज हो। ठीक है, मतलब सिर्फ एसेट डिक्रीज, कोई भी एसेट की सिर्फ बात कहा है, ये नहीं कहा है कि कैश डिक्रीज हो या कोई दूसरा एसेट स्टॉक डिक्रीज हो या कोई मशीनरी डिक्रीज हो, ऐसा कुछ नहीं कहा है। सिर्फ कहा है यहाँ पर क्या कि एसेट डिक्रीज होना चाहिए और कैपिटल डिक्रीज नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी डिक्रीज हो। मतलब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बताइए जिससे एसेट कम हो और सिर्फ लायबिलिटी कम हो, बाकी उसका कैपिटल पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो क्या हो सकता है, चलो यहाँ देखते हैं। ये माइनस होना चाहिए और इज इक्वल टू ये माइनस होना चाहिए। क्या ऐसा होगा जिससे एसेट डिक्रीज हो जाएगा? अच्छा, कैश तो हमारा एसेट होता है, कैश, और मान लो कि बिजनेस के पास कैश है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का कैश है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाया होगा तो कैश प्लस होता है और कैपिटल भी प्लस होता है। ठीक है, तो मान लो कि कैपिटल है और कैश 1 लाख का है, कैपिटल 1 लाख का है। अब आपसे पूछता है कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए जिससे एसेट भी कम हो और लायबिलिटी भी कम हो। अब मान लीजिए कि बिजनेस में आपका क्रेडिटर है, आपने उधार में सामान परचेज किया होगा, तो आपका क्रेडिटर बना होगा, ऐसे समझो। पहले इसको हम बताते हैं। आपने उधार में सामान परचेज किया बिजनेस का, तो स्टॉक बढ़ा, कितने का उधार में परचेज किया, सपोज 60,000 रुपीज़ का सामान परचेज किया, तो स्टॉक बढ़ गया, है ना। और आउटसाइड लायबिलिटीज़ में क्या बढ़ गया, क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिख दो आप ऊपर में, क्रेडिटर्स। उधार में परचेज किया ना, तो क्या बढ़ गया, क्रेडिटर 60,000 रुपये से बढ़ गया। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या कहता है कि एसेट भी डिक्रीज हो और आपका क्या डिक्रीज हो, लायबिलिटी भी डिक्रीज हो। ये माइनस हो और ये माइनस हो, ये ध्यान में रखिएगा। तो कैसे होगा, क्रेडिटर को हम पेमेंट दे देंगे। क्रेडिटर तो आउटसाइडर है, लायबिलिटीज़ है, तो क्रेडिटर को हम पेमेंट देंगे। मैक्सिमम कितना भी मेरे पास रुपया है जिससे हम पेमेंट दे सकते हैं। अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो क्रेडिटर को हम अभी मर्जी जितना मर्जी चाहे उतना पेमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उसका 60,000 का 60,000 ही पेमेंट कर दें। मान लो क्रेडिटर को हम यहाँ पर 20,000 रुपये का पेमेंट किए, तो माइनस करेंगे 20,000 रुपया, एसेट डिक्रीज हुआ, माइनस में हुआ। ठीक है, यही कह रहा है ना, एसेट डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर कैश जो है डिक्रीज हुआ और क्रेडिटर को पेमेंट दिया 20,000 रुपया, तो माइनस कर देंगे कितना, क्रेडिटर से 20,000 रुपया, तो आउटसाइड लायबिलिटी भी कम हुआ। अब बताइए, बिजनेस में कैश कितना है, 1 लाख पहले से था, तो अब हो गया प्लस 80,000 का कैश, है ना। और क्रेडिटर अब कितना हो गया, अब क्रेडिटर 40,000 का हो गया। ठीक है, तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो इससे एसेट भी कम होता है और इससे आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी कम होता है। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर आपका एक ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, इससे आपका एसेट भी कम होगा और आपका आउटसाइड लायबिलिटी भी कम होगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं। अभी देखते हैं अगला क्या कहता है।
इंक्रीज द एसेट एंड इंक्रीज द लायबिलिटीज़, मतलब आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना है जिससे आपका लायबिलिटी भी इंक्रीज हो और आपका एसेट भी इंक्रीज हो, एसेट भी प्लस हो और लायबिलिटी साइड, सिर्फ कैपिटल नहीं याद रखिएगा, लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी प्लस हो। क्या ऐसा एग्जाम्पल है या क्या एक ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए जिससे कि आपका एसेट भी इंक्रीज होगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, अगर ये करोगे तो इससे क्या होगा, आउटसाइड लायबिलिटी भी, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, आपने उधार में सामान परचेज किया, तो पहले से स्टॉक 60,000 का है, आपने 20,000 रुपये उधार में खरीदा, तो प्लस हो जाएगा स्टॉक 20,000, स्टॉक बढ़ा यानी एसेट बढ़ा 20,000 का, और उधार में आपने परचेस किया है ना, तो आपका क्रेडिटर भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, आउट साइड लायबिलिटी भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा था ना। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, अगर आपने उधार में सामान परचेस किया है तो स्टॉक बढ़ेगा यानी आपका एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा। कुछ भी हो सकता है इसमें और क्या हो सकता है इसमें, प्लस मशीनरी परचेज, बिल्डिंग, कोई भी फिक्स एसेट अगर आपने परचेस किया है, मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, फर्नीचर परचेज, मान लो 20,000 रुपये का आपने परचेस किया है, ज़रूरी नहीं कि गुड्स से परचेस किया हो, आप अगर मशीनरी परचेस करते हो, मशीनरी, तो मशीनरी प्लस 20,000, एसेट बढ़ गया 20,000 से और क्रेडिटर बढ़ गया 20,000 रुपये से। ठीक है, ओके, चलो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन, दोनों साइड में प्लस हुआ। आगे क्या कहता है, इसको हटाते हैं। ठीक है, रहने देते हैं इसको। आगे कहता है आपका, क्या करता है, डिक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द कैपिटल, एसेट भी कम हो और कैपिटल भी कम हो। कहता है एसेट साइड, ये साइड भी, कोई भी साइड, चाहे वो कैश कम हो, स्टॉक कम हो, कुछ भी कम हो, बोलता है एसेट कम हो और क्या कम होना चाहिए, लायबिलिटी कम नहीं होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, कैपिटल भी माइनस हो। ऐसा आपको कुछ एक ट्रांजेक्शन बोलता है करने को। क्या हो सकता है, कोई भी एक्सपेंसेस जो होता है, कोई भी एक्सपेंस कैश को भी घटाता है और कैपिटल को भी घटाता है, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, अगर ये सब आप पेमेंट कर रहे हो तो इससे क्या घटेगा, इससे आपका कैश माइनस होगा और क्या माइनस होगा, कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपने अपने स्टाफ को सैलरी पे किया, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपया यहाँ पर यहाँ से माइनस हो जाएगा और 10,000 रुपये यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सैलरी पेड टू एम्प्लॉय, ये आपका एक ट्रांजेक्शन हो सकता है। रेंट पेड हो सकता है, ये भी आपका कैश घटाएगा, कमीशन घटाएगा। कमीशन पेड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, वो भी कैश और कैपिटल को घटाएगा। और हो सकता है क्या, और कैपिटल विड्रॉल, अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स किया है ऑनर ने, तो ड्राइंग्स किया है अगर कैश, तो यहाँ पर कैश घटेगा और कैपिटल भी घट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ड्राइंग्स किया है स्टॉक से, मान लीजिए कि कोई सामान ही अगर लेकर के चला गया ऑनर अपने घर पे, तो यहाँ पर क्या घटेगा, 10,000 रुपये से कैश ना घट करके स्टॉक घट जाएगा 10,000 रुपये से, फिर भी एसेट तो कम हो ही रहा है ना। तो यहाँ पर अगर कोई सामान अपने दुकान से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो ऑनर है वो लेके चला गया है, तो यहाँ पर भी ड्राइंग्स हुआ लेकिन स्टॉक कम हो जाएगा 10,000 से और कैपिटल कम हो जाएगा 10,000 रुपये से। ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अगर ड्राइंग्स करता है, कोई भी ड्राइंग्स अगर ऑनर ने किया है तो वो एसेट को घटाएगा, कैपिटल को घटाएगा, और कोई भी एक्सपेंसेस कैश को घटा देगा और कैपिटल को घटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, रेंट पेड, फिर आपका हो सकता है यहाँ पर कैश विड्रॉल बाय ऑनर फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ आपका हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या कहता है। ये हो गया आपका डिक्रीज एसेट और डिक्रीज कैपिटल, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्या होगा, इंक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द अदर एसेट। ठीक है, इंक्रीज द एसेट्स एंड डिक्रीज द अदर एसेट, एसेट ही साइड ही प्लस होना चाहिए और एसेट साइड ही माइनस भी होना चाहिए। ये कहता है कोई भी एक एसेट बढ़े और कोई भी एक ऐसा एसेट जो है वो घटे, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे देना है।
एक एसेट को बढ़ना होगा और एक एसेट को घटना होगा। क्या हो सकता है? गुड्स परचेज ऑन अगर क्रेडिट होगा तो क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा। लेकिन आप अगर गुड्स परचेज करते हो कैश दे करके, मान लो कि आपने गुड्स परचेज किया 10,000 रुपये का, लेकिन कैश में पेमेंट किया, तो 10,000 रुपये से स्टॉक बढ़ेगा और कैश 10,000 रुपये से कम भी हो जाएगा। ठीक है बात? कोई भी आपको कहता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल देने के लिए जिसमें आपका एक एसेट बढ़ जाए और एक एसेट घट जाए, तो इसमें क्या होगा? आपका एक गुड्स परचेज अगर आप क्रेडिट में करोगे, उधार में, तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप गुड्स परचेज कैश में करते हो तो आपका यहाँ पर स्टॉक बढ़ेगा यानी एसेट बढ़ा, और यहाँ पर कैश डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? बहुत सारा चीज़। अभी तो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया है तो थोड़ा दिमाग लड़ा सकते हो। क्या हो सकता है? और 10,000 का आपने कोई मशीनरी खरीदा, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपने गुड्स ही परचेस किया, मशीन परचेस किया तो मशीन बढ़ गया, कैश में परचेस किया तो कैश घट गया। ये भी आपका एक एग्जांपल हो सकता है कि मशीनरी परचेस फॉर कैश या परचेस मशीनरी फॉर कैश, ये भी हो सकता है। कोई भी फिक्स एसेट आपने परचेस किया कैश पेमेंट करके, कोई भी एसेट आपने परचेस किया, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, कोई भी चीज़ आपने परचेस किया, आपने कहीं इन्वेस्ट भी किया पैसा, मान लो कि आपने किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया पैसा, किसी कंपनी का शेयर और डिबेंचर ही खरीदा आपने, तो आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट इंक्रीज करेगा और कैश डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो सकता है। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेस किया हो, गुड्स परचेस किया हो, लेकिन कैश में परचेस किया हो तो कैश तो हमेशा घटेगा। देखिए, कोई भी बिजनेस में अगर आप सामान परचेस करोगे, कोई भी एसेट परचेस करोगे, तो जाहिर सी बात है कि कैश अगर आप हैंड टू हैंड पेमेंट कर दे रहे हो तो कैश तो आपका डिक्रीज होगा ही। अब चाहो तो आप स्टॉक खरीदो, गुड्स परचेस करो तो स्टॉक बढ़ेगा, मशीनरी परचेस करो तो मशीनरी बढ़ेगा, है ना। अगर आप फर्नीचर परचेस करो तो फर्नीचर बढ़ेगा। तो कोई भी आप यहाँ पर मान लो कि आपने स्टॉक गुड्स 10,000 रुपये का गुड्स परचेस किया, ठीक है, और 10,000 रुपये का आपने मशीनरी परचेस किया, ठीक है, और 10,000 रुपये का यहाँ पर लिख लो और प्लस करके फर्नीचर, ठीक है, 10,000 रुपये का फर्नीचर परचेस किया, तो सारा एसेट इंक्रीज किया। और बताइए कैश कितना माइनस कर दोगे? सब कुछ कैश में परचेस किया है तो 30,000 रुपये यहाँ पर कैश माइनस कर दोगे, नहीं होगा। सिंपल है कि सब कुछ आपने गुड्स परचेस किया, 10,000 रुपये का सामान खरीदा बेचने के लिए, और मशीनरी और फर्नीचर अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए आपने फिक्स एसेट परचेस किया और सबके बदले में कैश पेमेंट किया। तो यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, मशीनरी बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, और फर्नीचर बढ़ गया, यहाँ पर एसेट बढ़ गया, और बदले में एक कैश जो है आपका एसेट कम हो गया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। ये हो गया 4th नंबर ना। 5th नंबर क्या कहता है? इंक्रीज द एसेट और इंक्रीज द ऑनर्स कैपिटल। इंक्रीज द एसेट और इंक्रीज द ऑनर्स कैपिटल, यानी सीधा सा बात है, ये प्लस हो और ऑनर्स का कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ही है, ये प्लस हो। बताओ कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसमें कैश भी प्लस हो और कैपिटल भी प्लस हो? ये बात ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में हमने कर दिया है, आपको मैंने बता दिया है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ऑनर ने अगर अपने बिजनेस में कैश लगाया है, पैसा लगाया है, बिजनेस है और ये ऑनर है, अपने बिजनेस में इसने एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया है, सपोज कैश लगाया इसने 1,00,000 रुपया, दिख रहा है आपको ना। तो 1,00,000 रुपये बिजनेस में कैश बढ़ गया, प्लस कैश 1,00,000 रुपये, और क्या बढ़ जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा यहाँ पर प्लस 1,00,000 रुपये। तो ये आपका एक एग्जांपल होता है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। ये आपका एक ट्रांजेक्शन है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मतलब आपका एसेट इंक्रीज एंड कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज, यानी ऑनर्स का कैपिटल बढ़ जाए। ये एग्जांपल हो सकता है। चलो, यही एग्जांपल नहीं हो सकता है, और भी कुछ आप सोच सकते हो। कोई भी इनकम
कोई भी इनकम हो तो वो भी क्या करेगा, कैपिटल को बढ़ाएगा और कैश को भी बढ़ाएगा। कोई भी एक्सपेंस की अगर हम बात करें, खर्च की बात करें, तो क्या कैश माइनस होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है आपका कैश भी घटाएगा और कैपिटल भी आपका डिक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी इनकम की बात है ना, ये आपका कैश भी घटाएगा और क्या घटाएगा, कोई भी एक्सपेंस कैपिटल भी घटाएगा। लेकिन अगर उल्टा, अगर कमीशन पेड कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो कैश घटाएगा, कैपिटल घटाएगा। लेकिन अगर कमीशन रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस में कमीशन आ रहा है, तो इनकम है तो कैश प्लस होगा और इनकम जो है अल्टीमेटली प्रॉफिट को बढ़ाएगा और प्रॉफिट जाके कैपिटल में ही ऐड होता है, तो कैपिटल भी आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए कैश भी प्लस होगा और कैपिटल भी यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर है बात? तो देखिए इस तरीके से और भी आपका कई एग्जाम्पल हो सकता है। अब मोटा मोटी बात तो आप यहाँ पे समझ चुके हो। कोई ऐसा एक एग्जाम्पल आपका है जो कैश भी इंक्रीज़ करे और कैश भी इंक्रीज़ करता है, जैसे आपका हो गया यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हो गया आपका। फिर कोई भी इनकम कमीशन रिसीव्ड, ये हो गया आपका। और रेंट रिसीव, अगर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो भी इनकम है। तो सब कुछ क्या है, कोई भी इनकम जो है वो कैश को भी बढ़ाता है और कैपिटल को भी बढ़ाता है। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ और सोचते हैं, एक दो एग्जाम्पल। ये तो आपका कंप्लीट है क्वेश्चन। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो और डिबेंचर इशू कर रहे हो, कैश नहीं दे रहे हो, क्रेडिटर को आप पेमेंट दे रहे हो, जैसे हम आपको कहते हैं यहाँ पर बात कि आप जैसे 60,000 रुपये का क्रेडिटर है, ठीक है, आप इसको पेमेंट कर रहे हो। अब पेमेंट करने का कोई भी तरीका हो सकता है। अगर क्रेडिटर को पेमेंट देना है तो आप क्या कर दो, कैश दे दो। 60,000 रुपये का क्रेडिटर है, कैश 60,000 से माइनस और यहाँ पर माइनस 60,000, तो ये आपका एसेट को भी कम कर रहा है और क्रेडिटर को भी कम कर रहा है। लेकिन मान लो अगर क्रेडिटर को पेमेंट करना है और क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो, तो हम आपको पूछते हैं कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताइए जिससे आपका एक आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो और आउटसाइड लायबिलिटीज़ ही इंक्रीज़ हो। कोई एक ऐसा एग्जांपल आप हमको बताइए जिसमें आपका आउटसाइड लायबिलिटीज़ यानी ये वाला पार्ट, ये वाला, एक तो आपका माइनस भी हो और एक प्लस भी हो। ये अगर आप बता पाओगे तो बता सकते हो, हालांकि बताना तो मुझे ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर आप दिमाग में इसको सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे आउटसाइड लायबिलिटी डिक्रीज़ हो और आउटसाइड लायबिलिटी इंक्रीज़ हो। कोई एक ऐसा आपका ट्रांजैक्शन आप दिमाग में सोचो कि जिससे ये इफेक्ट पड़े। फिर आप ये भी सोचना, आपको हम एक तरह से होमवर्क दे रहे हैं कि कैपिटल ही इंक्रीज़ हो और कैपिटल ही डिक्रीज़ हो। ऐसा भी कोई एक एग्जांपल आप या ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आप सोच के रखना जिससे कैपिटल इंक्रीज़ हो, कैपिटल डिक्रीज़ हो। आगे का जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो इसमें हम ये बात बताएंगे। फिलहाल ये आप सोचो। देखिए अगर हम क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं और पेमेंट देने के बजाय, कैश देने के बजाय हम उसको अगर डिबेंचर इशू कर दें तो क्या होगा। देखिए अगर हम कंपनी के केस की बात करें तो कंपनी जो है वो डिबेंचर इशू करती है। फंड रेज करने का तरीका है कंपनी का, डिबेंचर मतलब कंपनी लोन ले रही है, लॉन्ग टर्म लोन ले रही है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, लोन ले रही है, लॉन्ग टर्म लोन ले रही है। अब मान लो कि कंपनी ने अगर डिबेंचर, एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता है जो इशू किया, और 20,000 का डिबेंचर इशू किया, 20,000 रुपये का, तो कंपनी के पास कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। ये कंपनी के लिए क्या है, ये कंपनी के लिए डिबेंचर मतलब लोन है। ये डिबेंचर ही है लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से ये लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। तो कंपनी ने डिबेंचर, एक सर्टिफिकेट इशू किया और बदले में कंपनी के पास 20,000 रुपये का लोन आ गया, लॉन्ग टर्म लोन। अब क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर को अगर यहाँ पर पेमेंट करना है तो आप क्रेडिटर को ऑफर कर सकते हो कि हम आपको पेमेंट करेंगे लेकिन आपको डिबेंचर देंगे। डिबेंचर के पहले एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, जैसे 10%, 12% डिबेंचर ऐसा होता है। मान लो 12% डिबेंचर है, तो आप जो है
क्रेडिटर को एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट यानी डिबेंचर इशू कर दो और क्रेडिटर से लोन ले लो। तो क्रेडिटर को आपने 20,000 रुपये मान लो यहाँ पर पेमेंट किया, तो 20,000 रुपये का पेमेंट किया, लेकिन कैश नहीं दिया, पेमेंट आपने डिबेंचर के फॉर्म में किया। तो यहाँ पर क्रेडिटर माइनस हो गया क्योंकि आपने उसको डिबेंचर दे दिया। तो अब कितने का बचा? 40,000 रुपये का क्रेडिटर बचा। अच्छा ठीक है, 40,000 रुपये का तो आपको दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद प्लस क्या होगा? कंपनी ने अपने ऊपर लोन ले लिया, डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर यहाँ पे हो गया, मतलब क्रेडिटर को आपने यहाँ पे पेमेंट किया। तो एक तरीके से जो क्रेडिटर है उसने डिबेंचर का सर्टिफिकेट क्यों पकड़ा? ज़रूर उसको फ़ायदा दिख रहा होगा, यहाँ पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 12%। तो उसने कहा कि ठीक है, एक काम करो, तुमको 60,000 देना ही था, तुम 20,000 रुपये एक तरह से हमको सर्टिफिकेट देते हो डिबेंचर का, और उस डिबेंचर पे हमको 12% के रेट से तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना। तो ये आपका हो गया 12% रेट से आपको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, यानी क्रेडिटर को इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपनी अपने ऊपर ही लोन ले लिया यहाँ पर, तो 20,000 रुपये अपने ही सर पे एक बर्डन ले लिया 20,000 का। तो यहाँ पर क्रेडिटर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर डिबेंचर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना डिबेंचर मतलब लोन, यहाँ पे डिबेंचर प्लस हो जाएगा 20,000। तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपका क्या है, क्रेडिटर को यानी आउटसाइड लायबिलिटी को घटाता है और आउटसाइड लायबिलिटी को ही बढ़ाता है, वो हो गया इशूड ऑफ 12% डिबेंचर टू क्रेडिटर्स। अगर आपने इशूड कर दिया है 12% डिबेंचर क्रेडिटर को, तो इससे आपका आउटसाइड लायबिलिटीज घटेगा भी और आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ेगा भी। ठीक है, चलो बाकी का जो है एग्जाम्पल नंबर 8 जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।